हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th में आज हम लोग का टॉपिक है नर्स्ट इक्वेशन यानी नर्स्ट समीकरण पे आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नर्स्ट समीकरण हमारा होता है E इज इक्वल ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ आई एंड क्यू। ठीक है, आप यहाँ पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यहाँ पे लॉग है, लॉग बेस 10 है और ये क्यू लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इस इक्वेशन में जितनी भी वेरिएबल दिए गए हैं उनका मतलब क्या है। टी, कैपिटल टी हम जानते हैं आपका परम ताप है। ठीक है, यानी अगर डिग्री से आपका कोई भी आप सेल्सियस में होता है तो उसको क्या करते हैं, चेंज करने के लिए 273 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये टी आपका परम ताप है। एफ आपका फैराडे है। ठीक है, जिसकी वैल्यू हम लोग को पता है कि 96,500 होती है। तीसरा है एन, क्या है, ये इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। और ये आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो भी इक्वेशन हमारा रन करता है वो सब मोल में ही करता है। ठीक है, यानी मोल ही होगा कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना मोल हमको प्राप्त हो रहा है। अगर हम बात करते हैं कि हमें 1 मोल सोडियम प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब है कि परमाणु भार के बराबर ये अपने को हमको प्राप्त होगा। ठीक है, यानी 23, 1 मोल सोडियम इज इक्वल 23 हो। क्या आपको पता है सोडियम आयन की बात करते हैं तो परमाणु भार बटे आप कहते हो कितने आयन हैं, 23/1 हो जाता है 23, यानी 1 मोल सोडियम बराबर 23। तो अब बात करते हैं कैपिटल आर, जो हमारा गैस कांस्टेंट है। क्यू हमारा अभिक्रिया भागफल, रिएक्शन क्वोटिएंट, जिसका मतलब होता है उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। तो जैसा कि हम जानते हैं कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है, और यहाँ पे लेकिन बात हो रही है उसकी प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन की और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की। तो Q इज इक्वल होता है अब उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। नीचे मैंने डिनोट किया है कि जो R है, गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या है, 8.314 जूल पर कैलोरी पर मोल। फैराडे 96,500। कैपिटल टी आपको मैंने बताने के लिए बस लिखा हुआ है कि आप सेल्सियस में 273 ऐड कर दोगे तो आपका केल्विन में आज का टेम्परेचर प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं कि एक फार्मूला हो गया, एक फार्मूला ये है कि ई सेल इलेक्ट्रोमोटिव ऑफ आप कहते हैं विद्युत वाहक बल, किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, यानी कैथोड पे कितना विद्युत वाहक बल है और एनोड पे। तो अब मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा हुआ है कि लिथियम से आप लिथियम आयन, लिथियम और लिथियम से लिथियम आयन बन रहा है। एक ही एलिमेंट है लेकिन उसमें 2 तरह के रिएक्शन हो रहे हैं। जो ये रिएक्शन है आपका, ये अपचयन का रिएक्शन है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो लिथियम आयन है आपका इलेक्ट्रॉन इसने ले, लिथियम का आपको पता है कि 3 होता है, तो अब 3 से 1 करने के लिए वो क्या करेगा कि वो 3 से आपको कहता है स्टेबिलिटी का मतलब है कि अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए वो ये चाहेगा कि मेरे बाहरी कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो जैसा कि हमको पता है कि लिथियम पे 3 परमाणु क्रमांक होता है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन। तो लिथियम 8 करने की बजाय ये चाहेगा कि मेरा 2 हो जाए, क्योंकि 8 करने में उसको बहुत इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए स्टेबिलिटी 2 माना गया है और 8 माना गया है। ठीक है, जैसे हमारे अक्रिय गैसें हैं, नोबल गैसेस हैं, तो उनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होती है, तो वो अस्थायित्व को प्राप्त होते हैं जिससे वो कोई रिएक्शन नहीं करते क्योंकि वो स्टेबल हैं। तो जब वो अस्थायी अवस्था में तो ना ही वो चाहेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन को लें, ना ही चाहेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन को दें। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एटम है तो वो अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहता है। लिथियम से लिथियम आयन बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। मेटल है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग ही करेगा। ठीक है, लेकिन रिएक्शन को देखिए, मैंने लिखा है लिथियम आयन 1 इलेक्ट्रॉन लेके लिथियम बना रहा है और लिथियम आपका 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके लिथियम आयन बना रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपका रिडक्शन का है यानी अपचयन का है, और ये रिएक्शन जो आपका है वो ऑक्सीकरण का है। ठीक, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब बात होती है थोड़ी आगे, ई नॉट मैंने लिखा हुआ, ई नॉट इसका -3.04 वोल्ट और यहाँ पे लिखा है SRP। अब समझिए कि ये क्या है, ये आपका है मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसकी वैल्यू है -3.04 वोल्ट
और ये लिखा हुआ है SRP, यानी इसका अपचयन विभव दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसका अपचयन विभव -3.04 वोल्ट है, लेकिन इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है तो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। अपचयन विभव का साइन जो है वो माइनस में है और जो ऑक्सीकरण विभव है उसका साइन जो है वो पॉजिटिव में है। ठीक है, तो अब देखिए +3.04 वोल्ट यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मानक ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, तो ये अपचयन विभव है और ये ऑक्सीकरण विभव है। तो मैंने बताया था कि जब भी हम विद्युत रासायनिक श्रेणी को पढ़ रहे हैं तो उसमें हमको ये ध्यान रखना होता है कि जो भी क्रम होता है वो अपचयन विभव के क्रम में तो हमारी किताब में दिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि ऑक्सीकरण विभव के क्रम में नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस आपको इसमें डाउट में नहीं आना। अगर मान लीजिए कि उस पर थोड़ी चर्चा बाद में करेंगे, पहले आप इसको समझिए। मैं एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्यूप्रस आयन, सॉरी ये आपका यहाँ पे दिया है क्यूप्रिक आयन, जिंक से रिएक्शन कर रहा है, जिंक 2 और कॉपर आपका बना रहा है। अब इसके लिए आपको निकालना है नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पहले आपको ये देखना है कितने मोल इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया है। इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे वो हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है, n=2। ठीक है, अब Q मैंने बताया था कि उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता, कंसंट्रेशन की बात हो रही है, तो जिंक आयन अपॉन क्यूप्रिक आयन, ये Q आ गया। N आपको पता है। अब E सेल = E0 माइनस 0.0591, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया कि जो फॉर्मूला है RT, R की वैल्यू मैंने रख दी है 8.314 और T की वैल्यू भी मैंने रखी हुई है, तो आपको ये मिला है E0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 बताया ना, N 2 है, 2 फैराडे, तो फैराडे की वैल्यू तो आपकी एक ही होगी क्योंकि 96,500 का अगर बात करते हो आप, तो यहाँ पे आप रखोगे तो पूरा कट जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि F की वैल्यू 96,500, तो 0.0591 अपॉन 2 लॉग जिंक आयन अपॉन क्यूप्रिक आयन, ये आपको समझना होगा क्योंकि ये क्या है, अभिक्रिया भागफल, उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। तो ये आपका हो गया। तो अब आपको इस इक्वेशन को लिखना है, कैसे लिखोगे आप, तो E किसी सेल का ही निकाल रहे हैं आप, E सेल = अब आपको ये देखना है कि कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है और एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो कैथोड पे आपका रिडक्शन होता है। ठीक है, तो देखिए 2 से 1 हो रहा है ना, 2 से 1 हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों में कमी हो रही है। इलेक्ट्रॉनों में कमी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 था, यहाँ पर 1, यानी रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे जिंक की वैलेंसी कितनी है, 0। कोई भी एटम अगर न्यूट्रल स्टेट में है तो उसकी वैलेंसी 0 है। तो क्यूप्रिक का तो 2 है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 1, 2 से 1 यानी संयोजकता में कमी, यानी ऑक्सीकरण संख्या में कमी, 2 से 1 इसका मतलब रिडक्शन। तो रिडक्शन हमारा क्या हो रहा है, Cu2 से Cu पे हो रहा है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, Cu2 से हमारा रिडक्शन हो रहा है Cu में। अब जो जिंक है हमारा, वो उसमें देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है 0 से 2, यानी वैलेंसी इंक्रीज कर रही है, तो यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, फिर समझ लीजिए 2 से 1 तो कमी हो रही, रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे 0 से 2 ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कैथोड पे हमको पता है क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, तो इसीलिए जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, E सेल = E कैथोड माइनस E एनोड, तो कैथोड पे रिडक्शन होगा तो Cu2 प्लस Cu, और यहाँ पे जिंक से जिंक का यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो E एनोड की जगह हमने लिखा E जिंक आयन और जिंक। तो ये था आपका नर्स्ट इक्वेशन। आपको बस कुछ जो भी क्वेश्चन पूछा था वो यही पूछता है कि नर्स्ट इक्वेशन क्या है। इसमें क्वेश्चन जो इस बार आया था 2020 में कि साम्य स्थिरांक में संबंध पूछा था, तो साम्य स्थिरांक में जो संबंध होता है आप यहाँ पर K कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है कि थोड़ा सा प्रोसेस चेंज है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, और इसको आप लोग नोट कर लीजिए। थैंक यू।